अब हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसमें हम बात करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external electric field. मतलब अगर मैंने एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को मैंने रख दिया तो उसके ऊपर जो लग रहा टॉर्क है वो कितना है, ये हम इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिराइव करेंगे। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि टॉर्क लग क्यों रहा है और टॉर्क होता क्या है, राइट। तो सपोज कीजिए एक सिस्टम है जिसके अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? जिसमें दो अलग अलग चार्जेस हैं और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है 2a। ये इसका सेंटर है O, ये डिस्टेंस है 2a, राइट। अब इसको मैंने प्लेस करा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आप ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये डायरेक्शन जो जाएगी ये क्या जाएगी? ये वाली डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट की है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो अब पॉइंट क्या है कि टॉर्क लग क्यों रहा है या टॉर्क होता क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है ए पॉइंट पर, ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहां पर ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, राइट। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये एक डाइपोल है, राइट। ये क्या है? एक डाइपोल। अब इस डाइपोल में इस तरफ ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस तरफ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता और इस डायरेक्शन में फोर्स लगता तो ये दोनों डायरेक्शन एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर इस तरफ फोर्स लगता और इस पे इस तरफ फोर्स लगता तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हैं। तो जब फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यानी कि वो फोर्स मूवमेंट के लिए प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई सा भी अगर फोर्स ज्यादा या कम होगा तो वो एक दूसरे को मूव कराएंगे। लेकिन जब फोर्स एक दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि ये वाला फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, या उल्टा कर लीजिए, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये इसको रोटेट कराता है। तो जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। तो रोटेट कराता है जब कोई फोर्स, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो रोटेटिंग फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज टॉर्क, राइट। तो यहां पर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये डाइपोल इस तरीके से घूमेगा, तो ये क्या है? टॉर्क अप्लाई हो रहा है। अब ये टॉर्क की वैल्यू कितनी है, इसको समझने के लिए हमें टॉर्क के बारे में ही पता करना पड़ेगा कि उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क होता है फोर्स, जो भी फोर्स दोनों पोर्शन पे लग रहा है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यानी कि ये फोर्स नीचे की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मैं किसी भी एक फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे पीछे ले आता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको पीछे लेकर आता हूं, तो मैं ये लाइन ऑफ एक्शन पे इसको पीछे ले आया और मान के चलिए एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आया जहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आता है। मतलब मैं इसको इतना पीछे ले आया कि ये दोनों अब जिस पॉइंट पे हैं ये दोनों सेम पॉइंट है एक तरीके से,
एकदम आमने सामने के पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको आप ऐसा समझिए कि अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, लाइक दिस। तो जब ये इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जब ऐसे आ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये इस तरफ एक्ट करने वाला फोर्स है और ये नीचे की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना देगा यहां पर, राइट। तो अगर मैंने इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो मैं इस पॉइंट को सी मान लेता हूं। तो सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एसी हो जाएगा। तो यहां पर एसी की लेंथ से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है और मुझे टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो मुझे यह पता करना है कि ये फोर्स कितना है। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। तो यहां पर मैं इस फोर्स को निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस सपोज दिस इज द चार्ज विच इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसकी वजह से इस चार्ज को कुछ फोर्स महसूस हो रहा है, और वो फोर्स कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। और ऐसा ही आपको यहां पे भी मिल जाएगा। यहां पर जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इसके ऊपर आने वाला फोर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली यहां पर फोर्स कितना है, चार्ज दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एसी कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर ये P इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, तो ये जो AB आप देख रहे हैं, इस AB के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं। एक ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक AC कंपोनेंट बन जाएगा। एक A, इसको मैं E मान लेता हूं या D मान लेते चलिए। AD एक कंपोनेंट बन जाएगा और AC एक कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि थीटा इस तरफ में है, ये है थीटा, ये पोर्शन आपका थीटा है, राइट। आप इसको मार्क कर लीजिए या इसको मार्क कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये पोर्शन क्या है, थीटा है। तो AD क्या हो जाएगा, AB cos थीटा, और ऐसे ही इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, AB sin थीटा। तो AC को मैं लिख सकता हूं AB sin थीटा। आप यहां पर इसको ऐसा समझिए कि ये डाइपोल था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन थी, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल था। तो ये वाली साइड जो आएगी AD, ये आपको देगी AB cos थीटा, और ये B पॉइंट है। इसकी वजह से इधर वाला जो पोर्शन बनेगा वो AC था और वो क्या बनेगा, AB sin थीटा, परपेंडिकुलर बिल्कुल, राइट। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू E AB sin थीटा। अब AB की वैल्यू कितनी है, 2A है। तो मैं क्या करूंगा, इस AB की जगह पर 2A पुट कर दूंगा। अब थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, Q इंटू 2A, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। इसको हटा देते हैं। ये टॉर्क की बात चल रही है, तो टॉर्क क्या हो गया, इसको आगे ले आया, इसको पीछे रख दिया, तो थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, Q इंटू 2A E साइन थीटा। ये इंटरचेंज इसलिए किया है क्योंकि ये हमें पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू 2A। डाइपोल मोमेंट क्या बताया था हमने, Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा किसके बीच का था, इसी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था थीटा। तो आप यहां देख सकते हैं कि P इंटू E और साइन ऑफ एंगल बिटवीन PE। तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ ना कुछ वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि A क्रॉस B
क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहां पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सो दिस इज योर टॉर्क, राइट। तो ये आपका टॉर्क आ जाता है। और आपको ये डायरेक्शन के बारे में, इसके बारे में पता है कि डायरेक्शन क्या होती है, जिस प्लेन में P और E होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको टॉर्क की देखने को मिलेगी, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको टॉर्क का मिलता है। लेकिन अभी भी इसके अंदर हमको कुछ केसेस के बारे में पढ़ना बाकी है। जैसे कि सबसे पहले हम केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 ये है कि अगर ये थीटा जो हम यहां पर लेके चल रहे हैं, दैट इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एंगल 0 हो जाता है तो क्या होगा। जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये है कि साइन 0 अगर हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। ये एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, यानी कि उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। सो जब टॉर्क 0 हो गया तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इस बात का क्या मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टेबल का क्या मतलब है। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मैं कोई चीज अगर मैं कह रहा हूं कि वो स्टेबल है, स्टेबल का मतलब है कि अगर मैं उसको उस पोजीशन से, उस चीज से डिस्प्लेस करता हूं तो वो वापस उसी जगह पर आ जाती है, राइट। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, राइट। तो वो डिस्प्लेस करने के बावजूद भी अगर वहीं पर आ जाती है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल थीटा 0 का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर, नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये डायपोल मूवमेंट आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दोनों के बीच में एंगल थीटा था। मैंने यहां पर केस 1 में कंसिडर करा कि थीटा 0 हो गया, यानी कि थीटा 0 हो गया। अब ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की है और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, तो उनके बीच का एंगल 0 हो चुका है। मतलब ये इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको यहां से हल्का सा भी डिस्प्लेस करने की कोशिश करता हूं बाय गिविंग सम फोर्स, और फोर्स देने के बाद में मैंने इसको छोड़ दिया, तो छूटने पे ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को वापस अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव वापस अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव साइड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो मैंने इसको यहां पर फोर्स दिया और ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करी लेकिन ये वापस उसी तरीके से आ गया, तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मैंने डिस्प्लेस करा और ये वापस उसी पोजीशन में आ गया। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब थीटा 0 है तो उस पोजीशन में जो आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बावजूद वो वापस उसी जगह पर आ जाता है। लेकिन अगर मैं एक दूसरा केस लेता हूं जिसमें मैं थीटा 180 डिग्री ले रहा हूं, ये सेकंड केस है। अब थीटा मैंने 180 ले लिया तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि टॉर्क की वैल्यू फिर से 0 हो गई। अभी भी ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस पोजीशन में तो ये वापस उस जगह पर उसी तरीके से वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा उसका रीजन अभी हम समझेंगे, लेकिन नहीं आ रहा है तो इसी वजह से हम इसको अनस्टेबल बोल रहे हैं। स्टेबल तब होता जब ये वापस आ जाता, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये वापस उसी पोजीशन में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं ये वापस क्यों नहीं आ रहा है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अभी ये एंगल थीटा है, ये ऐसे कर दिया तो ये 0 डिग्री हो गया, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। सपोज कीजिए मैंने इसको घुमा दिया पूरा, तो अब पॉजिटिव नीचे आ चुका है और नेगेटिव ऊपर, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वो डायपोल मोमेंट होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, डायपोल मोमेंट ऐसे आ रही है, दोनों के बीच के अंदर क्या आ रहा है, 180 डिग्री एंगल आ रहा है। तो 180 डिग्री एंगल पे टॉर्क 0 हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है देखते हैं। सपोज ये मतलब ऐसे था तो ये 180 हो गया यहां पर, अब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ है और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ है। मैंने हल्का सा भी डिस्प्लेस किया, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा और ये वापस घूमकर इस तरफ आ जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने इस पॉजिटिव को हल्का सा डिस्प्लेस करा, ये अगर सीधा ऐसे पड़ा है तो टॉर्क 0 है इसके ऊपर, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ये टॉर्क इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ नीचे, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और ये घूम करके ऐसा आ जाएगा। पोजीशन ऐसे थी और डिस्प्लेस करने के बाद पोजीशन ऐसे हो गई, तो ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं पहुंचा है, इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। अब जैसे कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ये डाइपोल इस तरीके से पड़ा है कि पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दोनों के बीच में 180 डिग्री आ रहा है। अभी यहां पर हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जो ये वाला पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पॉजिटिव है, वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे ये नेगेटिव चार्ज जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, वो इस नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज नीचे था, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर था, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो ये कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया, इक्विलिब्रियम। लेकिन दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि हल्का सा एंगल आने पर ये फोर्स अब लाइन ऑफ एक्शन से हट चुका है। ये दोनों फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे थे, लाइन ऑफ एक्शन पे लगने की वजह से एक दूसरे को अपोज कर पा रहे थे। जैसे ही इधर हुआ, अब ये फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है, और ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए ये घूम जाता है पूरा और ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आता है, इसीलिए क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तीसरा केस अगर हम देखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम का नहीं है, वो है मैक्सिमम टॉर्क का। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए मुझे कितना मैक्सिमम टॉर्क मिल सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल साइन का क्या है। अगर मैं साइन का एंगल मैक्सिमम कर दूं तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पे आती है, जो कि क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। यानी कि थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 1 हो जाएगा और टॉर्क की वैल्यू P इंटू ई हो जाएगी। ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको कितना मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कब मिलेगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, जब ये इस तरीके से पड़ा होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पार करके जा रही हैं, वो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करेंगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, और ये मैक्सिमम टॉर्क यहां पर 90 डिग्री पे इसको मिलेगा, राइट। तो ये तीन केसेस आपने समझे जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जा सकता है, व्हाट इज द अनस्टेबल कंडीशन, व्हाट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर टॉर्क ऑफ एन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो अब हम आगे पढ़ने जाएंगे कि हम किस तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से पास करती हैं तो वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, उससे हम एक नई टर्मिनोलॉजी समझेंगे, राइट। तो यहां तक आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी।